नमस्ते सभी को, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमा चारण स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, हम बात कर रहे थे पिछले फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर के लेक्चर में, उसी को अध्याय को पूरा करना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध समय समय पर भारत में अलग अलग भागों में रहने वाली जनजातियों ने जो विद्रोह किए, इतने अधिक संगठित विद्रोह, हालांकि ये लोग अशिक्षित थे इसलिए तीर कमान लकड़ी भालों से लड़े और एक तरफ बंदूकें और तोपें थी, तो हार तो इनकी हर विद्रोह में निश्चित ही थी। लेकिन कैसे इन लोगों ने विद्रोह करके, जो शहरी मध्यम वर्ग नहीं कर पाया उससे बहुत पहले इन लोगों ने विद्रोह की ज्वाला जगाई और आज आखिरकार जाकर के भारत में जो आदिवासी जन हैं, जो कि बहुजन समाज है, उसके ये विरोध के, पुरानी सामंती व्यवस्था के विरोध के प्रतीक बन गए। शोषणकारी दमनकारी व्यवस्था के विरोध के जब भी कहीं बात आती है तो ये इस विद्रोह के जो मुख्य नेता हैं वो नायक के रूप में उभर करके सामने आते हैं। तो पिछले जो हमने पढ़े थे संथाल आंदोलन, इसके अलावा भी जो कोल जाति है, कोया विद्रोह है, ये सारे आंदोलन पढ़े। अब हम जो है बात करने जा रहे हैं आंदोलनों की अगली कड़ी के बारे में। पहला विद्रोह जिसकी मैं बात बता रही हूँ वो है मुंडा विद्रोह। मुंडा एक जनजाति है, सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। इसकी चर्चा अगर हम ना करें तो आदिवासी विद्रोहों की या 1857 से पहले या बाद में समय समय पर जो विद्रोह हुए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, उसकी चर्चा अधूरी ही रह जाएगी। ये विद्रोह का टाइम पीरियड है बच्चों 1893 से 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा, जो कि आज अगर आप जाओ झारखंड में तो बिरसा मुंडा को जो है एक लोक देवता की तरह पूजा जाता है, वो इस आंदोलन का नेता था और उसी के सानिध्य में, उसी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, जिसको कि खूंट कट्टी या मुंडारी कहा जाता था, सभी व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था, जिसमें ज़मीन पर किसी का, पूरे समुदाय का सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा आदिवासी जनजातियों में प्रचलित थी। उनके अनुसार ये जंगल, ये हवा, ये पानी, ये वनस्पति, इस पर किसी एक इंसान का स्वामित्व नहीं है बल्कि पूरे समाज का स्वामित्व है। और इसके प्रति जब स्वामित्व सभी का है तो जिम्मेदारियां भी जो है सभी की बराबर सुनिश्चित होनी चाहिए। जब इसकी जगह पर व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था अंग्रेज़ों ने लादनी चाहिए और ज़मींदारों के माध्यम से ये लादने का प्रयास मुंडा लोगों पर किया गया, तो इसके विरुद्ध जो है मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई और आगे चलकर बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन को एक धार्मिक राजनीतिक रूप प्रदान कर दिया। बिरसा मुंडा को उलगुलान या महान हलचल, ये शब्द आता है कई बार कॉम्पिटिटर एग्जाम में, उलगुलन या उलगुलान कहा था। मुंडा विद्रोह के संदर्भ में ये शब्द आता है और इनके विद्रोह को उलगुलन या महाविद्रोह के नाम से जाना गया। 1895 में बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का वह नेता बन गया। मुंडा जनजाति के लोग जो है उसको ईश्वर की तरह पूजने लगे। उसने कहा था दिक्कू समुदाय, जो गैर आदिवासी लोग हैं उनको आदिवासी लोग दिक्कू कहा करते हैं, कि दिक्कुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनकी खून से ज़मीन लाल झंडे की तरह लाल होगी। विद्रोह मैं बता रही हूँ कि इनके विद्रोह में जो है तीर कमान भाले, इन सबके बंदूकों के, तोपों के, राइफलों के आगे ये टिकने वाले नहीं थे। तो निश्चित था मुंडाओं की हार हुई, सभी काफ़ी मारे गए, काफ़ी बंदी भी बना लिए गए। 1900 ईस्वी के प्रारंभ में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही बिरसा की मृत्यु हो गई। हालांकि इस तरह उसकी गुमनाम मौत जितनी थी उतना उसका पश्चात जीवन नहीं हुआ। बाद में जो है मुंडा जो है वो जनजातियों के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए। आज भी आप झारखंड में जाओ, बिरसा मुंडा को जो है वहाँ के लोग देवताओं की तरह पूजा करते हैं। तो बच्चों, कुंवर सुरेश सिंह ने, मैंने 3 चरण बताए थे किस तरह से, पहले तो पुरानी व्यवस्था के लिए, दूसरा था आदिवासियों के संस्कृतिकरण का, अब तीसरा चरण हमारे आ रहा है महात्मा गांधी ने जब राजनीति में प्रवेश किया। तो जब
जन आंदोलन, बड़े बड़े असहयोग हो, चाहे सविनय अवज्ञा हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, जब ये आंदोलन नहीं होते थे तो गांधीवादी कार्यकर्ताओं को, गांधी जी का उपदेश था कि समाज के ही भीतर जाएं और रचनात्मक कार्य करें। तो जब आंदोलन का तीसरा चरण है, इसमें गांधीवादी कार्यकर्ता जो हैं वो गए आदिवासियों के बीच में, उनकी समस्याओं को जाना, और अब जो है आंदोलन जो है सुशिक्षित गांधीवादी नेताओं और जनजातियों के लोगों का मिला जुला आंदोलन हो गया। इस समय हुए आंदोलन में ताना भगत आंदोलन जरूर है। छोटा नागपुर बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इस आंदोलन को भगत आंदोलन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका नेतृत्व आदिवासियों के बीच में उन लोगों ने किया जो अपने आप को फकीर या धर्माचार्य कहते थे। आप इसको एक तरह से संस्कृतिकरण का आंदोलन कह सकते हो कि आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो भी अब सुसंस्कृत होकर के समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रयासरत होने लग गए। इसके साथ साथ इन आदिवासी आंदोलनवादियों के बीच में गांधीवादी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी अपने रचनात्मक कार्य किए और वो भी वहाँ पर आ गए। 1920 के दशक में ताना भगतों ने कांग्रेस के नेतृत्व में शराब की दुकानों पर धरना दिया। ये देखो, ये लोग ही ताड़ी बनाकर पीते थे, उसको गलत नहीं मानते थे, अब ये खुद शराब का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा सत्याग्रह और प्रदर्शनों में हिस्सा लेकर भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें इन्होंने भी सक्रिय भागीदारी की। इन आंदोलनों में जत्रा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत, एक महिला थी, इन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। जत्रा भगत, जिनकी की मूर्ति आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आंदोलन में लगान की ऊंची दरों में जो वृद्धि थी और चौकीदारी कर के विरुद्ध भी इन्होंने आंदोलन किया। इस प्रकार से ये आंदोलन संस्कृतिकरण का, आप सुधार का, संस्कृतिकरण का और कृषक और वन आधारित आंदोलन, इनको आप कह सकते हो। अगला आंदोलन है बच्चों चेंचू आंदोलन। चेंचू जो जनजाति थी वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में रहा करती थी और वहीं से शक्तिशाली सत्याग्रह हुआ। 1920 की ये घटना है। चेंचू आदिवासी आंदोलनकारियों ने वेंकटपैया जैसे नेताओं से संपर्क स्थापित किया। दिसंबर 1927 में स्वयं महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र का दौरा किया और ये आंदोलन जो है पूर्णतः आप कह सकते हो कि शांतिपूर्ण था। इस कारण आंदोलनकारियों की जो मुख्य मांगे हैं उसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। इसके अलावा 1921-22 में राजस्थान में भी भील विद्रोह वापस से उठ खड़ा हुआ। पिछला जो विद्रोह था वो गोविंद गुरु के नेतृत्व में था। अब इस बार जो विद्रोह आया वो एक ओसवाल परिवार में जन्मे मोतीलाल तेजावत जो थे उनके नेतृत्व में भील विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने भीलों के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उन्हें शराब से दूर रहने की, चोरी नहीं करने की, इस तरह की शिक्षाएं दी। 1921-22 में इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर दिया और सरकार ने जो है इसके विरुद्ध दमनकारी कदम उठाए। हालांकि बाद में कांग्रेस ने जो है उन कदमों की तो आलोचना की जो सरकार ने उठाए थे, लेकिन इस विद्रोह से किसी प्रकार के संबंध की बात से कांग्रेस के नेताओं ने इनकार कर दिया। एक और घटना मैं बताना चाहूँगी। फरवरी 1922 में बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में संथालों ने जो है पुलिस स्टेशन पर हमला बोला। बस हमला बोलने की बात नहीं महत्वपूर्ण, ये तो किया ही करते थे, लेकिन यहाँ जो है संथाल गांधी टोपी पहन के गए थे, यानी वो भी जो है अब राजनीति की मुख्य धारा के लोगों को जानने लग गए थे, उसके मुख्य अवयवों से, रुझानों से परिचित थे और मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए आदिवासी भी प्रयासरत थे। अगला विद्रोह रंपा विद्रोह हो। बच्चों अभी आप RRR करके किसी फिल्म का ज़रूर ट्रेलर देखेंगे, कुछ तो अभी टीज़र आ गया है, उसका रिलीज़ हो गया है। ये जो विद्रोह रंपा विद्रोह जो हुआ उसी के परिप्रेक्ष्य में इस फिल्म की रचना की गई है और अल्लारी सीताराम राजू जो कि इस विद्रोह के मुख्य नेता थे, उनका किरदार जो है वो सशक्त रूप से शायद हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म में प्रस्तुत किया जा सके। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित रंपा क्षेत्र में ये विद्रोह शुरू हुआ। ये विद्रोह जो आदिवासियों का था ये साहूकारों के शोषण और जो ब्रिटिश कानून थे जो कि अधिकतर जो है साहूकारों का पक्ष लेते थे उनके विरुद्ध था। 1922 से 24 के बीच इस विद्रोह की अवधि थी। नेता का नाम मैंने बता दिया, अल्लूरी सीताराम राजू, जो खुद आदिवासी नहीं थे। इन्होंने ज्योतिषीय और शारीरिक उपचार संबंधी विशेष शक्तियों से युक्त होने का दावा किया।
सीताराम राजू को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई थी, जो भी अभी समाप्त हुआ था। लेकिन वे आदिवासी कल्याण हेतु सबसे बड़ी चीज़ जो गांधी में और सीताराम राजू में थी कि वो हिंसा को आवश्यक समझते थे। 1924 में सीताराम राजू की हत्या कर दी गई और उनकी हत्या के साथ ही इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया। सविनय अवज्ञा के समय कई स्थानों पर आदिवासी आंदोलन हुए, क्योंकि अब तक जो है राष्ट्रवादी है और आदिवासी समूह हैं, इनके बीच में घनिष्ठ संबंध कायम हो चुके थे। इस दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक के कंटूर में आदिवासी किसानों द्वारा वन और जंगल सत्याग्रह चलाए गए, वनों को काटने के विरुद्ध। वन सत्याग्रह के दौरान गंजन कोई जैसे नेताओं ने लगान न अदा करने के लिए भी आंदोलन चलाया। इसके बाद में कुछ सीमांत आदिवासी जो कि देश के सीमाओं पर स्थित वनों में रहा करते थे, उन्होंने भी समय समय पर विद्रोह किया। इन्हीं में से एक विद्रोह था खासी विद्रोह। कंपनी द्वारा खासी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की बात है, कंपनी द्वारा खासी और जयंतिया पहाड़ पर एकाधिकार करने के बाद में ब्रह्मपुत्र और सिलहट जो है उनके जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण करने की योजना बनी। और इस सड़क के निर्माण के लिए कई अंग्रेज अधिकारी, साथ ही साथ बंगाली लोग भी जो हैं अधिकारियों के रूप में, कारीगरों के रूप में उस क्षेत्र में आ गए। तो खसी जनजाति के लोगों ने सरकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा वीर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ये घटना 1833 की है। 1833 के प्रारंभ में ही इस विद्रोह को क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया। अब अगला विद्रोह है अहोम विद्रोह, जो कि असम में रहने वाले लोग थे। असम के अहोम वर्ग के जो अभिजात वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा बर्मा युद्ध के बाद कंपनी ने उनके क्षेत्र में कब्जा कर लिया था और वापस उनको क्षेत्र नहीं लौटा रहे थे। उसके विरुद्ध 1828 में अपने नेता गोमधरा कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह किया। सरकार ने अहोम आंदोलन को शांत करने के लिए समझौता दिया और अहोम जो आदिवासियों की मांगे थी उनको मान लिया गया। असम के इलाके में, असम के क्षेत्र में आज भी ये जो अहोम विद्रोह की यादें जो है कहीं ना कहीं दंत कथाओं में, गीतों में लोगों के ज़हन में ताज़ा है। अब अंतिम जिस विद्रोह की मैं बात करने जा रही हूँ वो है नागा आंदोलन, जो कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में, जहाँ आज नागालैंड है, उस क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत एक युवा रोंगमोई जदोनांग ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक एकता लाना, जो बेढंगे रीति रिवाज थे नागाओं के उनको समाप्त करना और प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना। 29 अगस्त 1931 को ब्रिटिश सरकार ने रोंगमोई जदोनांग को फांसी दे दी और इसके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व आ गया मात्र 17 वर्ष की एक महिला रानी गैडिनी लियू के हाथों में। उन्होंने इसको सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। गैडिनी लियू ने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा और सरकार के जो कष्टकारी कर थे और जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जो कानून थे, उसके विरुद्ध आंदोलन किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने के बाद में जब भारत सरकार आई और सरकार तक ये बात पहुंची कि ये नेत्री जो हैं इतने वर्षों तक जेल में हैं, तो इनको जेल से रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद के जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने गैडिनी लियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। रानी ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हैरका पंथ की स्थापना की। इसके अलावा एक और आंदोलन बिहार और बंगाल में किसानों ने किया, चौकीदारी टैक्स देने के विरोध में। चौकीदारी टैक्स जो है बकाश्त भूमि के विरुद्ध में था। बकाश्त भूमि उस भूमि को कहते हैं कि मंदी, जब 1929 की आर्थिक मंदी आई, उस दौरान कई लोग जो किसान थे, गरीब किसान, वो टैक्स नहीं चुका पाए थे, राजस्व नहीं दे पाए थे, तो उनका जो ज़मीन है वो किसानों को दे दी गई थी। ऐसी भूमि जो है बिहार में पाई जाती थी, तो इसी के विरोध में बिहार में भी एक आंदोलन चला। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में जो वन कानून बने थे, जिसमें लकड़ी काटने पर, पेड़ काटने पर बैन लगा दिया गया था, उसके विरुद्ध भी सत्याग्रह चलाया गया। तो बच्चों, ये थे ब्रिटिश शासन के पूरे काल में समय समय पर भारत में
हुए अलग अलग जनजातीय आंदोलन, इन आंदोलनों को मैंने एक सूत्र में पिरोने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रयास ज़रूर आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा और आपके इतिहास के ज्ञान के परिवर्धन में, परिष्करण में ये ज़रूर सहायक होगा। धन्यवाद।